नमस्कार। अब पाइनस में मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर के बनने के बाद ये स्पोर जो है गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब इन स्पोर से गैमेटोफाइट का निर्माण किस तरह से होता है ये देखते हैं हम आगे। तो जो पाइनस है ये हेटेरोस्पोरस पौधा है। मतलब इस हेटेरोस्पोरस यानी कि इसके अंदर दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक ही पौधे की शाखा पर मेल अ, एक ही पौधे की भिन्न भिन्न शाखाओं पर मेल और फीमेल कोन का निर्माण होता है और ये बीजाणु जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। अब ये जो गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ, अब आगे का विकास किस तरह से होगा। तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल गैमेटोफाइट का विकास किस तरह से होता है। मेल गैमेटोफाइट जो है हैप्लॉइड है, एक केंद्र की लघु बीजाणु जो बीजाणुधानी में ही अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है और मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। तो इसका प्रारंभ में बीजाणुधानी में ही इसका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। अंकुरण मतलब बीजाणुओं का अंकुरण बीजाणुधानी में ही प्रारंभ हो जाता है और बीजाणुधानी में इसका विभाजन मेल गैमेटोफाइट के आंशिक विकास के पश्चात होता है। विमोचन जो है इसका मतलब डिस्पर्सल जो है वो बीजाणुधानी में थोड़ा सा विकास, आंशिक विकास बीजाणुधानी में होगा, उसके बाद इसका विमोचन होगा। गैमेटोफाइट का जो शेष विकास है वो पॉलिनेशन के पश्चात होता है। ओव्यूल में पॉलन चैम्बर में होता है और मेल गैमेटोफाइट का विकास हम दो स्टेप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट का विकास पॉलिनेशन के पहले और दूसरा जो है पॉलिनेशन के बाद में किस तरह से होता है। तो पाइनस में सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन बने हैं इसके अंदर सबसे पहले पॉलिनेशन के पहले की जो अवस्थाएं हैं और पॉलिनेशन के बाद का जो डेवलपमेंट है। तो पॉलिनेशन के पहले परागकण के अंदर जो पहला विभाजन होगा वो एसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। इससे दो सेल्स का निर्माण हुआ। छोटी वाली सेल्स लेंटिक्युलर होती है और बड़ी कोशिका जो है वो एक दूसरी जो है एक बड़ी कोशिका बनती है असमान विभाजन के दौरान। जो छोटी कोशिका है उसको हम प्रोथेलियल सेल कहते हैं जिसमें आगे किसी तरह का विभाजन नहीं होता है और बड़ी वाली कोशिका जो है वो एपिकल सेल कहलाती है और एपिकल सेल के अंदर फिर से असममित विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप असममित विभाजन होंगे सेकंड वाली एपिकल सेल के अंदर, जिससे एक और सेकंड प्रोथेलियल सेल बनेगी और दूसरी बड़ी कोशिका जो है वो एंथीरिडियल सेल बनेगी। अब सेकंड प्रोथेलियल सेल में कोई विभाजन नहीं होगा। जैसे पहला प्राइमरी प्रोथेलियल सेल में कोई विभाजन नहीं, उसी तरह से सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल में भी कोई विभाजन नहीं होगा। प्रथम प्रोथेलियल सेल और ये जो सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल है ये प्रथम प्रोथेलियल सेल से संलग्न रहती है। अब एंथीरिडियल सेल विभाजित होकर एक जनरेटिव सेल और सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल के जो कि सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल के निकट होगी और एक बड़ी ट्यूब सेल बनाती है। इस अवस्था में पॉलन ग्रेन में 4 कोशिकाएं बन गई, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल, फिर जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। अब ये 4 सेल स्टेज अवस्था में जो माइक्रोस्पोर हैं ये बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं और प्रकीर्णन के द्वारा इनका प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है और ये पॉलन चैम्बर पर अब फीमेल गैमेटोफाइट के पॉलन चैम्बर पर पहुंचते हैं और पॉलन चैम्बर में पहुंचने के पश्चात इनमें आगे का विकास होता है। तो आंशिक विकास पहले हो गया। अब ये फीमेल उसके चैम्बर उसमें पहुंच गए पॉलन चैम्बर में। तो पॉलन चैम्बर में इसके पहुंचने पे ये फोर सेल स्टेज यहाँ पर देखिए, ये है ये इसका डेवलपमेंट है। यहाँ पर ये एक विंग्ड पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर असमान विभाजन हुआ। ऊपर वाली ये कहलाएगी, ये छोटी वाली सेल प्रोथेलियल, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और सेकंड ये एपिकल सेल। एपिकल सेल में फिर विभाजन हुआ और दूसरी सेकंड प्रोथेलियल सेल बनी। तो 2 प्रोथेलियल सेल और एक
ये वाली जो है अब ये जो सेल है, दूसरी वाली जो बची है एपिकल सेल, इस एपिकल सेल के अंदर अब दो विभाजन हुए, एक जनरेटिव सेल बनी, दूसरी ट्यूब सेल। छोटी वाली जनरेटिव सेल, बड़ी वाली ट्यूब सेल बनी। अब ये 4 सेल स्टेज ये इसके पोलन चैम्बर में जाते हैं और पोलन चैम्बर में ये आगे का डेवलपमेंट होता है। इसमें 2 स्पर्म एंथेरोजॉइड का निर्माण होगा और ये एंथेरोजॉइड, ये 2 एंथेरोजॉइड का निर्माण हुआ और ये फिर एग से फ्यूज़ होते हैं। तो आगे यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट लगभग 11 महीने तक इसी तरह से इनएक्टिव पड़े रहते हैं उसके पोलन चैम्बर पर। अब इसके अंदर प्रथम विभाजन जो नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन आएगी उसमें प्रारंभ होता है और सक्रिय अवस्था में आने पर बीजाणु की एक्साइन फट जाती है और इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है और पोलन ट्यूब में निकल के ये न्यूसेलस टिश्यू से होती हुई आर्चिगोनिया की ओर अग्रसर होती है और पोलन ट्यूब शाखित या अशाखित दोनों तरह की हो सकती है। इसमें स्टार्च कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। अब इस पोलन ट्यूब में केवल स्पर्म कैरियर के रूप में ही ये पोलन ट्यूब काम करती है। इसके बाद जो जनरेटिव सेल है, अब जो हम कह रहे हैं कि पॉलिनेशन के पश्चात जो विभाजन होता है, तो जनरेटिव सेल जो है इसके अंदर एक बॉडी सेल और एक स्टॉक सेल बनती है और जो स्टॉक सेल जो है वो स्टराइल होती है। स्टराइल सेल अपेक्षाकृत बड़ी होती है और बॉडी सेल जो है उससे स्वतंत्र छोर पर संलग्न होती है। बॉडी सेल में विभाजन फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले होता है और उसके फलस्वरूप 2 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण होता है और ये डॉटर न्यूक्लियाई जो 2 डॉटर मेल न्यूक्लियाई का निर्माण, जिनको मेल न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये परिपक्व अवस्था में पोलन ट्यूब के शीर्ष पर 4 केंद्रक, एक जो है वो नलिका का केंद्रक, दूसरा स्टेराइल केंद्रक और 2 नर केंद्रक ये दिखाई देते हैं हमको उस समय। और दोनों नर केंद्रक स्पर्म के रूप में कार्य करते हैं। ये छोटी संरचनाएं होती हैं, नॉन फ्लैजिलेट होती हैं और अल्पकालिक संरचनाएं। स्पर्म जो है वो छोटी, काफ़ी छोटी संरचनाएं हैं, नॉन फ्लैजिलेट है और अल्पकालिक संरचनाएं हैं। इस प्रकार से ये मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इसके बाद आते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो मेगास्पोर जो है फीमेल गैमेटोफाइट की मदर कोशिका है और ये न्यूसेलस के पेरेन्काइमेटस टिश्यू में काफ़ी अंदर तक धंसा होता है मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर जो कि पहले हमने देख लिया कि मेगास्पोर का निर्माण किस तरह से होता है। अब ये जो मेगास्पोर है, जो 3 थे उसमें से तीनों डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल बचा। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये इसकी सबसे पहले विकसित होने की अवस्था में इसकी माप में वृद्धि होती है और इसके पश्चात ये हैप्लॉइड केंद्रक में अनेक विभाजन होते हैं, रिपीटेड डिवीज़न होते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक संतति केंद्रक बन जाते हैं और गुरु बीजाणु की माप में वृद्धि के साथ साथ केंद्रक में एक वैक्यूल भी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण से गुरु बीजाणु का जो बहुकेंद्र की कोशिका द्रव है वो परिधि में एक पतली परत के रूप में दिखाई पड़ता है। अब गुरु बीजाणु के केंद्रक विभाजित होकर लगभग 2000 से 2500 तक केंद्रक बना लेते हैं और इसके पश्चात परिधि से केंद्रक की ओर वॉल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में रेडियली इलोंगेटेड बहुकेंद्र की नलिका सदृश कोशिकाएं दिखाई देती हैं जो एल्वियोलाई कहते हैं जिनको, और इसके पश्चात ये एल्वियोलाई अनेक एक केंद्र की कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार से ये एक केंद्र की कोशिकाओं का एक फीमेल प्रोथैलस या एंडोस्पर्म बन जाता है, एंडोस्पर्म कहलाता है ये फीमेल प्रोथैलस। अब पाइनस के एंडोस्पर्म की मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो है वो एंडोस्पर्म से भिन्न है। पाइनस में एंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है, इस कारण से ये संरचना हैप्लॉइड होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में ये ट्रिपल फ्यूज़न के बाद निर्मित होता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। यहाँ पर ये 4
मेगास्पोर है, एक फंक्शनल है, ये 3 डिजेनरेट हो गए। ये इसके अंदर काफ़ी सारे प्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुए। प्री न्यूक्लियर डिवीज़न के फलस्वरूप ये काफ़ी सारे केंद्रक बन गए इसके अंदर। अब इसके अंदर धीरे धीरे ये एक वैक्यूल का निर्माण हुआ और ये काफ़ी सारे केंद्रक का इस तरह से ये सेलुलर स्ट्रक्चर, ऊपर से सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसके पश्चात अब जो है यहाँ पर एंजियोस्पर्म में तो ट्रिप्लॉइड संरचना होती है और जिम्नोस्पर्म में ये हैप्लॉइड संरचनाएं होती है। अब इस अवस्था में ये बहुकोशिकीय जो एंडोस्पर्म है, ये चारों ओर से न्यूसेलस की कोशिकाएं, इसमें 2-3 परत होती है जो पोषक स्तर बनाती है और इसके अंदर स्पॉन्जी लेयर जो है वो एंडोस्पर्म जैकेट कहते हैं जिसकी तुलना टेपिटम से की जा सकती है। अब इस का डेवलपमेंट आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इसके अंदर स्त्रीधानियों का विकास। तो फीमेल गैमेटोफाइट में जो माइक्रोपाइलर एंड है उसकी सभी पृष्ठीय कोशिकाएं, डॉर्सल साइड की जो कोशिकाएं हैं वो स्त्रीधानी बनाने की क्षमता होती है उनके अंदर, लेकिन कुछ ही कोशिकाएं यहाँ पर आर्चिगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करती हैं। और ये आर्चिगोनियल यहाँ पर अलग अलग जीनस के अंदर हमको अलग अलग कोशिकाएं एक्टिव दिखाई देती हैं और इनके अंदर प्रारंभिक कोशिकाएं एक दूसरे से वेजिटेटिव सेल के द्वारा पहले अलग हो जाती हैं और उसके बाद जो प्राइमरी सेल है जो आर्चिगोनियल इनिशियल का कार्य करती है वो आकार में अपेक्षाकृत वृद्धि करती है, लंबी हो जाती हैं और इन कोशिकाओं से सरलतापूर्वक इनको अलग पहचाना जा सकता है। अब इन कोशिकाओं, ये जो केंद्रक कोशिका, ये इसको हम सेंट्रल कोशिका भी कहते हैं और परिधि की ओर एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा विभाजित होती है जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक ऊपर वाली नेक सेल कहलाती है और नीचे वाली जो बड़ी कोशिका है उसको सेंट्रल सेल कहते हैं। प्राइमरी नेक सेल से एक दूसरे के समकोण में 2 एंटीक्लाइनल डिवीज़न होते हैं जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये इसकी नेक सेल्स कवर सेल्स बनाती है और इन चारों कोशिकाओं के अनुप्रस्थ विभाजन से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो 4 नेक सेल बनी इनसे 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4-4 कोशिकाओं की 2 टियर में, 2 कतारों में ये व्यवस्थित हो जाती हैं। इस प्रकार से ये 8 कोशिकाओं की नेक का निर्माण होता है। पाइनस रॉक्सबर्गाई, वेल्विचीनिया, इनके अंदर नेक कोशिकाओं में 2 एंटीक्लाइनल डिवीज़न के पश्चात अनुप्रस्थ विभाजन नहीं होता है जिसके कारण से नेक 4 सेल की ही बनती है, हाइट जो है 4 सेल की होती है। अब इसके बाद नेक सेल बनने के बाद, नेक कैनाल बनने के बाद सेंट्रल सेल जो है आकार में वृद्धि करती है और जिसके कारण से इसका साइटोप्लाज्म जो है वो वैक्यूलेटेड हो जाता है और सेंट्रल सेल में असमान विभाजन होगा और दो न्यूक्लियस का 2 केंद्रक बने, 2 सेल्स का निर्माण होता है जिसको कहते हैं वेंट्रल कैनाल सेल और दूसरी जो अपेक्षाकृत बड़ी होती है वो एग सेल कहलाती है, एक का निर्माण होता है और ये विभाजन निषेचन के, फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले होता है और जब मेल गैमेटोफाइट में बॉडी सेल से मेल केंद्रक बनते हैं। अब ये जो एग सेल बनी, ये यहाँ पर डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस आप देख सकते हैं। ये आर्चिगोनियल इनिशियल 2 कोशिकाओं में विभाजित हुई, नेक सेल और सेंट्रल सेल। ये नेक सेल फिर विभाजित हुई, ये 4 कोशिकाएं फिर 8 में या फिर 4 को, जो अलग अलग जातियों में इसकी हाइट अलग अलग होती है और ये सेंट्रल सेल, ये 2 में फिर विभाजित हो गई। ये एग सेल जो कि ये न्यूसेलस में पड़ा हुआ है, ये एग सेल, ये सेंट्रल सेल कहलाती है और ये इसके चारों तरफ ये इस तरह से जैकेट लेयर होती है और ये जो वेंट्रल कैनाल सेल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है वेंट्रल कैनाल से और ये एग सेल। इसके बाद अब ये निषेचन के पूर्व जो है नाल कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। सेंट्रल सेल आकार में वृद्धि करती है और न्यूट्रिटिव लेयर में इसके चारों ओर एक न्यूट्रिटिव लेयर, जैसे यहाँ पर देखें जैकेट, न्यूट्रिटिव लेयर विभेदित होती है जिसको आर्चिगोनियल जैकेट कहते हैं और ये एंडोस्पर्म में इसके
फूड मटेरियल के ट्रांसफ्यूज़न का काम करती हैं। तो इस तरह से ये गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया। अब पॉलिनेशन किस तरह से होता है, तो मैदानी क्षेत्रों में अप्रैल में होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में मई में होता है पॉलिनेशन। इसके द्वारा जो मेल गैमेटोफाइट में बीजांड माइक्रोपाइल से एक प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है, जिससे वायु में उड़ते हुए पॉलन इसके ऊपर चिपक जाते हैं और ये पदार्थ ज़्यादातर रात में ही स्रावित होता है और ये प्रायः माइक्रोपाइल के मुख पर ही रहता है, जिससे पॉलन उसके ऊपर चिपक जाते हैं और उनको भीतर की ओर खींच लिया जाता है। न्यूसेलस के शीर्ष पे पॉलन चैम्बर में ये एकत्रित हो जाते हैं और इसके पश्चात जो माइक्रोपाइलर रीजन का जो माइक्रोपाइल है वो बंद हो जाता है। पॉलन के पश्चात जो फीमेल कोन क्षैतिज स्थिति से ऊर्ध्वाधर स्थिति में आ जाता है और ब्रैक्ट स्केल अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन जो है वो बीजांड में सरलता से पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात पॉलन ग्रेन का जो निर्माण होता है, काफ़ी पॉलन ग्रेन जो पाइनस में पॉलन ग्रेन का निर्माण मतलब जो पॉलन वहाँ पर पहुँच गए, अब उसमें जो आंशिक विकास है जो हमने स्टेज पहले से देख ली वो डेवलपमेंट होता है और उसके बाद ये फ्यूज़न के लिए तैयार रहते हैं। अब पॉलन ग्रेन का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है, लेकिन कुछ ही निषेचन के लिए प्रयोग में आते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है और गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद अब ये पॉलिनेशन के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और फर्टिलाइजेशन के पश्चात स्पोरोफिटिक फर्टिलाइजेशन हुआ और स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होती है। वो अगले उसमें देखेंगे। धन्यवाद।